आज हम लोग बात करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। भारत को जिसने पहली बार अखंड भारत को के रूप में बांधा था उसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग आज। जिसने भारत को एक साम्राज्य बनाने का काम किया था, पूरे अखंड भारत का निर्माण करता, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग आज। तो हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। यह है चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु कौटिल्य अर्थात चाणक्य। तो शुरुआत करते हैं हम लोग पहले प्रश्न से। मौर्य वंश की स्थापना और विस्तार। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो वो है मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो वो है चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वो है पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विदेशी राजा को हराया था? तो वो है सेल्यूकस। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को क्या उपहार में दिया था? तो वो है हाथी उपहार में दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया था? तो वो है जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए ग्रीक राजदूत कौन थे? तो वो है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ग्रीक से आया था मेगास्थनीज। इसके बाद है मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो वो है इंडिका। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक की रचना की है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद किसने शासन किया? तो वो है बिंदुसार। इसके बाद है बिंदुसार को ग्रीक स्रोतों में किस नाम से जाना जाता है? तो वो है अमित्रघात। बिंदुसार को ग्रीक स्रोतों के अनुसार किस नाम से जाना जाता है? तो वो है अमित्रघात है। अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। ये गलत है, अमित्रघात के नाम से जाना जाता है उनको। अमित्रघात सही है। उसके बाद है सम्राट अशोक और बौद्ध धर्म टॉपिक का नाम है। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो वो है कलिंग का युद्ध। बंगाल में हुआ था ये कलिंग का युद्ध। इस पर हमला करने के बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो वो है ब्राह्मी लिपि में। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। उसके बाद अशोक ने किस स्थान पर बौद्ध धर्म की तीसरी सभा को आयोजित किया था? तो वो है पाटलिपुत्र। पटना में बौद्ध धर्म का तीसरी सभा का आयोजित अशोक ने किया था। इसके बाद है अशोक धर्म प्रचारक कौन था जिसे श्रीलंका भेजा गया था? तो वो अपने बेटे को भेजा था महेंद्र, और उसकी अपनी बेटी को भी भेजा था। तो उसकी नाम थी संघमित्रा। महेंद्र बेटा का नाम महेंद्र और बेटी का नाम संघमित्रा था। अशोक की धर्म प्रचारक पुत्री का नाम क्या था? तो वो है संघमित्रा। पुत्री का नाम था संघमित्रा। अशोक को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है प्रियदर्शी। अशोक प्रियदर्शी कहा जाता है अशोक को प्रियदर्शी। इसके बाद है अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो वो है 33। अशोक ने 33 शिलालेखों लिखवाए हैं जिसमें से 14 प्रमुख है। अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो वो है प्राकृत या ब्राह्मी। अशोक के शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो वो है प्राकृत या ब्राह्मी हो सकता है कहीं पे। अशोक के शासनकाल में किस धर्म का प्रचार हुआ? तो वो है बौद्ध धर्म। अशोक बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा भक्त बन गया। उसका धर्म परिवर्तन हुआ जब उसका हृदय परिवर्तन हुआ था, और वो उसका बहुत ज्यादा प्रचार भी किया। अशोक के शिला अभिलेखों में किस शब्द का प्रयोग धर्म के लिए हुआ है? तो वो है दम शब्द का प्रयोग धर्म के लिए हुआ है। अशोक के शिला अभिलेखों में किस शब्द का प्रयोग धर्म के लिए हुआ है? तो वह है दम। इसके बाद है अशोक के अभिलेखों में किस शब्द का प्रयोग धर्म के लिए हुआ है? तो वो है नीति, दम। ये अभी तो हुआ है। अशोक के अभिलेखों में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो वह है दम। इसके बाद है अशोक के अभिलेखों में किस पशु का उल्लेख बार बार होता है? तो वो है मोर का अभिलेख बार बार होता है। अशोक के अभिलेखों में किस पशु का उल्लेख बार बार होता है? तो वह है मोर। अशोक ने किस स्थान पर सिंह स्तंभ स्थापित किया था? तो वो है सारनाथ में। सारनाथ में सिंह का स्तंभ स्थापित किया था अशोक ने। अशोक के समय किस धर्म का प्रचार विदेशों में हुआ? तो वो है बौद्ध धर्म का प्रचार वो श्रीलंका में अपने बेटा बेटी को भेज कर करवाया था। अशोक के अभिलेखों में किसका उल्लेख नहीं है? तो वो है कर व्यवस्था का उल्लेख नहीं है कि उसके टाइम पे कितना कर लिया जाता था। इसका चर्चा उसने अपने अभिलेखों में नहीं किया है। इंडिका पुस्तक में किया गया है। मौर्य काल में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? तो ये है साम्राज्यवादी। मतलब अशोक और पूरे मौर्य साम्राज्य की नीति साम्राज्यवादी थी, यानी कि देश का विस्तार करना, और उसी वक्त अखंड भारत का निर्माण किया गया था साम्राज्य विस्तार करके। इसके बाद मौर्य काल में किस प्रकार की कर व्यवस्था थी? तो वो है भूमि कर पहले लिया जाता था। ऑफकोर्स उस पहले के टाइम पे तो कृषि ही होता था, फसल जीविका का मुख्य आधार था, और उसी पर टैक्स भी लिया जाता था। मौर्य काल में किस विभाग का प्रमुख समाहर्ता कहलाता था? किस विभाग का प्रमुख समाहर्ता कहलाता था? तो ये हो जाएगा राजस्व जो कर उछलता था, मतलब कर का वसूली करता था, उसे समाहर्ता कहा जाता था, टैक्स कलेक्टर को। इसके बाद है मौर्य काल में जासूसी विभाग को क्या कहा जाता था? तो ये है गुप्तचर विभाग जो आज भी कहा जाता है। मौर्य काल में जासूसी विभाग को क्या कहा जाता है? तो गुप्तचर विभाग, आज रॉ है। मौर्य काल में सेना का प्रमुख कौन होता था? तो वो है सेनापति। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था?
तो वो है वृहद्रथ। वृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहद्रथ था। वृहद्रथ की हत्या किसने की थी? तो वो है पुष्यमित्र शुंग। वृहद्रथ की हत्या किसने की थी? तो वह है पुष्यमित्र शुंग। मौर्य वंश के पतन के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया? तो वो है शुंग वंश। मौर्य के बाद शुंग वंश आया। मौर्य के बाद शुंग वंश आ गया सत्ता में। मौर्य काल में किस धातु की मुद्रा चलती थी? तो वो है चांदी। चांदी की मुद्रा चलती थी। मौर्य काल में किस धातु की मुद्रा चलती थी? तो वो है चांदी। मौर्य काल में किस प्रकार की सड़कें थी? तो वो है राजमार्ग। राजमार्ग सड़कों का नाम था राजमार्ग। मौर्य काल में जो सड़क थी उस टाइम पे उसका नाम था राजमार्ग। मौर्य काल में किस ग्रंथ में प्रशासन का वर्णन है? तो वो है अर्थशास्त्र, जिसको कौटिल्य ने लिखा था, यानी चाणक्य ने जिसको लिखा था। इसके बाद अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है? तो वो है चाणक्य या कौटिल्य। मौर्य काल में किस लिपि का प्रयोग दक्षिण भारत में होता था? तो वो है ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी या प्राकृत लिपि। दक्षिण भारत में ब्राह्मी और साउथ में उधर ही ब्राह्मी और प्राकृत दोनों हो सकता है। मौर्य काल में किस धर्म का सबसे अधिक प्रचार हुआ? तो वो है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार हुआ। अशोक के अभिलेखों में किस नदी का उल्लेख है? तो वो है गंगा। अशोक के अभिलेखों में गंगा नदी का उल्लेख है। कला और संस्कृति से संबंधित प्रश्न। मौर्य कला में किस प्रकार की मूर्ति कला प्रसिद्ध थी? तो वो है पत्थर से बनी मूर्ति कला प्रसिद्ध थी। पहले तो पत्थर से ही बना जाता था, अभी भी तो पत्थर से बनता है। मौर्य काल की प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी थी? तो वो है सारनाथ सिंह स्तंभ। मौर्य काल की प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? तो वो है सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ। उसके बाद मौर्य काल में किस देश से संबंध स्थापित हुए? तो वो है यूनान से मेगास्थनी जाया था। मौर्य काल में किस देश से संबंध स्थापित हुए? तो वो है यूनान। मौर्य काल में किस विदेशी राजा ने भारत से संधि की? तो वो है सेलुकस निकेटर, और इसकी बेटी से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हुई थी। मौर्य काल में किस क्षेत्र में सबसे अधिक विस्तार हुआ? तो वो है उत्तर भारत। उत्तर भारत में सबसे अधिक विस्तार हुआ, यूपी, बिहार, बंगाल इस साइड में। उसके बाद है मौर्य काल में किस नगर को व्यापारी केंद्र माना जाता है? मौर्य काल में किस नगर को व्यापारी केंद्र माना जाता है? तो वो है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र उस वक्त सबसे अमीर शहर था, कह सकते हैं। पटना जो है सबसे अच्छा शहर था। मौर्य काल में किस धर्म का प्रचार श्रीलंका में हुआ? तो वो है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक के बेटा बेटी गए थे। अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो वो है धौली अभिलेख। अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो वो है धौली अभिलेख। अशोक के किस अभिलेख में विदेशी राजाओं का उल्लेख है? तो वो है शिलालेख 13वें शिलालेख में विदेशी राजाओं का उल्लेख है। मौर्य काल में किसने बौद्ध धर्म को वैश्विक रूप दिया? तो वो है अशोक ने बौद्ध धर्म को वैश्विक दिया, मतलब विदेशों में भी इस धर्म का प्रचार किया, तो वैश्विक हो गया। इसके बाद है 10 बोनस प्रश्न या फिर बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न है। ये वो प्रश्न है जो बीपीएससी में पूछे गए हैं। वो पिछले जो हम अभी तक किए हैं 50 प्रश्न, तो ये नॉर्मल परीक्षा में ये भी पूछा गया प्रश्न है, लेकिन ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, बीबीआई। इसको भी देख लेते हैं हम लोग। अशोक के किस अभिलेख में सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की बात की गई है? तो वो है शिलालेख संख्या 12। अशोक के किस अभिलेख में सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की बात की गई है? तो वो है अभिलेख 12, शिलालेख 12 में। मौर्य काल में किस ग्रंथ में कृषि, कर, सेना आदि का विस्तृत वर्णन मिलता है? तो वो है अर्थशास्त्र में। मौर्य काल में किस विभाग को धर्म महामात्य कहा जाता था? तो वो है धर्म प्रचार विभाग को धर्म महामात्य कहा जाता है। धर्म प्रचार विभाग को धर्म महामात्य कहा जाता था। अशोक के शिलालेखों में किस विदेशी राजा का नाम नहीं मिलता है? तो वो है सिकंदर। अशोक के शिलालेख में सिकंदर का नाम नहीं मिलता है। मौर्य काल में किस नगर को पूर्व का रोम कहा जाता था? तो वो है पाटलिपुत्र। ये बहुत ही अमीर था। पाटलिपुत्र में भी बड़े बड़े मंदिर और शिल्प कला का उदाहरण था, इसलिए इसको रोम कहा जाता था, क्योंकि उस टाइम रोम पे बहुत ही बड़ा मंदिर और हस्तकला का निर्माण हुआ था। मौर्य काल में किस वर्ग को शूद्रों की तुलना में अधिक अधिकार प्राप्त थे? तो वो है ब्राह्मण श्रेष्ठ माने जाते थे उस टाइम पे भी। उसके बाद मौर्य काल में किसने कहा था अशोक पहला राजा था जिसने युद्ध के बजाय धर्म को अपनाया? तो ये है विंसेंट स्मिथ। मौर्य काल में किसने कहा था अशोक पहला राजा था जिसने युद्ध के बजाय धर्म को अपनाया? तो वो है विंसेंट स्मिथ, ये इतिहासकार है। उसके बाद है मौर्य काल में किसने धर्म को राजनीति का हिस्सा बनाया? तो ये है अशोक। धर्म को राज्य का नीति बनाया, मतलब धर्म को, शांति को राज्य की नीति बनाया, मतलब अब युद्ध नहीं किया जाएगा। इसके बाद है अशोक के किस अभिलेख में धम्म यात्रा का उल्लेख है? तो ये है 8वें शिलालेख में। अशोक के किस अभिलेख में धम्म यात्रा का उल्लेख है? तो यह है 8वें शिलालेख में। उसके बाद है मौर्य काल में किसने कहा प्रजा मेरी संतान है? तो वो अशोक है। अशोक ने कहा कि प्रजा मेरी संतान है। इसके बाद हम लोग बीपीएससी मेंस में जो पूछे गए प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, और अगर आप चाहे तो इन प्रश्नों का आप गूगल से सर्च करके या फिर किसी भी तरह से आप इसका
आंसर खोज सकते हैं, क्योंकि ये हम लोग 8-10 क्वेश्चन देख रहे हैं जो इस चैप्टर से मेंस में पूछा गया प्रश्न है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हो, डेडिकेटेड हो, ये प्रश्न देखिए और आप इसको ट्राई भी कर सकते हो इसका आंसर देने का, और गूगल से सर्च करके इसका आप लोग कोशिश कर सकते हो। तो देखिए पहला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन की विशेषताएं क्या थी? तो इसको आप लोग गूगल सर्च कर सकते हो या फिर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछो, वो आपको अच्छा आंसर बताएगा। ये देखिए 2016 में पूछा गया था। 2016 में 2 बार देखो, 56वीं और 59वीं दोनों में पूछा गया है। उसके बाद अशोक की धर्म नीति की आलोचना कीजिए, तो वो है, ये भी पूछा गया है। देखिए अशोक की धर्म नीति की आलोचना कीजिए। आप लोग इससे ये पता चलेगा कि मेंस में कैसा प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि हमारा तो अल्टीमेट टारगेट मेंस से होता है ना, क्योंकि मेंस में कैसा प्रश्न पूछा जाता है हमें इसी पर ध्यान रखना है। प्री तो निकल जाएगा, मेंस में हम लोगों को किस प्रकार से लिखना है, ज़्यादा हमें इस पर फोकस करना है। और आप इसके लिए खान सर का बैच खरीद लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। ऑब्जेक्टिव का तो मैं करवा दूंगा, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए मैं थोड़ी करवा पाऊंगा सब्जेक्टिव के लिए। और अच्छे टीचर के लिए आप खान ग्लोबल स्टडीज को आप देख सकते हो। इसके बाद मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। ये 60वीं और 62वीं बीपीएससी में पूछा गया है, 2018 में, देख सकते हो आप लोग। और उसके बाद अशोक के शिलालेखों से प्राप्त जानकारी का ऐतिहासिक महत्व स्पष्ट कीजिए। आप अब सारे प्रश्न देख लीजिए, ये 2021 में पूछा गया है। इसके बाद मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की विवेचना कीजिए, ये भी 2022 में पूछा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए संधि का ऐतिहासिक महत्व क्या है, ये 2023 से पूछा गया है। क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीपीएससी मेंस में हर साल इससे सवाल पूछा जाता है। आप लोग देख ही सकते हो, बीपीएससी मेंस का ये सवाल है। इसके बाद मेगास्थनीज की इंडिका मौर्यकालीन भारत का विश्वसनीय स्रोत है, स्पष्ट कीजिए, ये मेंस में पूछा गया है। और आप खास KGS में आप अगर पढ़ते हो या इसके स्टूडेंट है तो आप बेस्ट तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन करवाया जाएगा। हालांकि मैं अभी मेंस का तैयारी नहीं किया हूँ, मैं अभी नहीं खान सर के ग्लोबल स्टडीज में मेंस का मैं पढ़ाई नहीं किया हूँ, अभी मैं प्री का ही तैयारी कर रहा हूँ। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे हुआ है? देखिए ये 2020 में पूछा गया है, 64वीं बीपीएससी में। देख लीजिए कैसे प्रश्न मेंस में पूछे जाते हैं। इसके बाद है मौर्यकालीन प्रशासन और गुप्तकालीन सभ्यता की तुलना कीजिए। ये गुप्त और मौर्यकालीन में तुलना की बात की जा रही है 2021 में, और ये कुछ देख सकते हैं आप। मौर्य साम्राज्य विदेश नीति का मूल्यांकन कीजिए, ये 2022 में पूछा गया। ये कुछ बहुत पुराना नहीं है, ये बस देख रहे हो ना कितना लेटेस्ट क्वेश्चन है मेंस में पूछा गया है। तो आप इन मेंस का भी क्वेश्चन देखिए और अपने तैयारी को मजबूत कीजिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि खान जीएस स्टडीज से आप पढ़िए, बहुत ही बेस्ट पढ़ाते हैं। मैं अभी बीपीएससी प्री के लिए तैयारी कर रहा हूं, लेकिन मेंस के लिए अब जो 72वीं आएगा मैं उसको 72वीं को ज्वाइन करूंगा। आप लोग भी आइए, जुड़ जाइए हमारे साथ, और हम दोनों लोग मिलकर आपस में हम लोग तैयारी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।